जब एनसीईआरटी ने मुगलों के उल्लेख को इतिहास के पुस्तकों से हटाया तो कई लोग द्रवित थे और आप विश्वास नहीं मानोगे, उन लोगों में से मैं भी सम्मिलित था। इसलिए नहीं कि मुगल महान थे, अभी तो मुझे चिंता इस बात की अधिक थी कि मुगलों का वास्तविक रूप कौन बताएगा। अगर सुधार करना ही है तो मुगलों का वो रूप दिखाइए जो कोई वामपंथी नहीं चाहता, जैसे अय्याश अकबर, नशेड़ी जहांगीर और उनके भगोड़े परदादा बाबर को कैसे भूल सकते हैं। नमस्कार मित्रों, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत है और मैं आपको अवगत कराऊंगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के वास्तविक रूप से और कैसे एक भगोड़े ने मुगलों को भारत में बसाया। तो अब हम आरंभ करते हैं। सब योद्धा वीर हम्मीर की भांति तो नहीं हो सकते जो अपने गांव से सोद से निकलकर मेवाड़ पहुंचे और उसे राजपूताना का गौरव बना दे। कुछ बाबर जैसे अपरिपक्व भगोड़े भी होते हैं। वैसे बाबर और बाबर आजम में एक बात समान है, दोनों को उनकी औकात से ज्यादा प्रशंसित किया गया है। बाबर आधा मंगोल और आधा उज़्बक था। हाँ, ठीक ही सुने हैं, परंतु उधर फोकस कम करते हैं और यह देखते हैं कि मानुस जो उज्बेकिस्तान में जन्मा भारत तक कैसे पहुंचा। बाबर का जन्म फरगना वादी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब वर्तमान उज्बेकिस्तान में है। वो अपने पिता उमर शेख मिर्जा, जो फरगना घाटी के शासक थे तथा जिनको उसके ठिगने कद के तगड़े जिस्म, मासल चेहरे तथा गोल दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, वह अपनी मां कुतलुग निगार खानम का ज्येष्ठ पुत्र था। बाबर मंगोल जाति से नाता रखने के बावजूद अपनी जनता के लिए तुर्क और फारसी थे। उसकी सेना में तुर्क, फारसी, पश्तो के अलावा बरलास तथा मध्य एशियाई कबीले के लोग भी थे। बाबर कहने को व्यक्तित्व से हृष्ट पुष्ट था, परंतु दिमाग से छड़िए। परंतु एक बात तो अनदेखी नहीं की जा सकती, उसकी इच्छा शक्ति काफी मजबूत थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में उसे फरगना घाटी के शासक का पद सौंपा गया। उसके चाचाओं ने स्थिति का फायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया। कई वर्षों तक उसने निर्वासन में जीवन बिताया, जब उसके साथ कुछ किसान और उसके संबंधी एक हो गए। 1496 में उसने उज़्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया और 7 माह बाद उसे जीत भी लिया। परंतु परिस्थिति ऐसी बनी कि ना वे समरकंद पर शासन कर पाए और ना ही फरगना को पुनः प्राप्त कर पाए। इसी बीच जब वह समरकंद पर पुनः आक्रमण कर रहे थे, तब उसके एक सैनिक सरगना ने फरगना पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब बाबर इस पर वापस अधिकार करने फरगना आ रहा था तो उसकी सेना ने समरकंद में ही उसका साथ छोड़ दिया। फलस्वरूप समरकंद और फरगना दोनों ही बाबर के हाथ से निकल गए। फरगना से अपने चंद वफादार सैनिकों के साथ भागने के बाद अगले 3 वर्षों तक बाबर ने अपनी सेना को सशक्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसी क्रम में उसने बड़ी मात्रा में बदख्शां प्रांत के ताजिकों को अपने सेना में भर्ती किया। सन 1504 में हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों को पार करके उसने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपने नए साम्राज्य के मिलने से उसने अपनी किस्मत के सितारे खुलने के सपने देखे। कुछ दिनों के बाद उसने हेरात के एक तैमूर वंशी हुसैन बेकरा, जो कि उसका दूर का रिश्तेदार भी था, के साथ मोहम्मद शायबानी के विरुद्ध सहयोग की संधि की। परंतु 1506 में हुसैन की मृत्यु से ऐसा नहीं हो पाया और उसने हेरात पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन 2 माह के भीतर ही साधनों के अभाव में उसे हेरात भी छोड़ना पड़ गया। धीरे धीरे काबुल में अपना आधिपत्य जमाने के बाद बाबर की आंखें भारत की ओर निकल पड़ी। इन्हें लगा कि दिल्ली सल्तनत तो किसी तैमूर वंशी के पास ही होनी चाहिए और उसी उद्देश्य से इसने भारत पर धावा बोल दिया। 1526 में पानीपत के मोर्चे पर बाबर ने इब्राहिम लोदी को पटकते हुए मुगल वंश की नींव रखी। अगर शिलादित्य तोमर ने विश्वासघात नहीं किया होता तो राणा सांगा ने बाबर की भारत में आधिपत्य जमाने की इच्छा को लगभग नष्ट ही कर दिया था। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं थी। बाबर केवल भारत को लूटना चाहता था और यहाँ के सनातनियों एवं सनातन संस्कृति से उसे विशेष घृणा थी। यह उसके बाबरनामा तक में स्पष्ट है, जहां यह लिखता है, हिंदुस्तान में आकर्षण बहुत कम है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, सामाजिक आदान प्रदान, भुगतान और प्राप्त करने के लिए वहां कोई नहीं है, यहाँ कोई प्रतिभा और क्षमता नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं, हस्तकला और कार्य में कोई रूप या समरूपता, विधि या गुणवत्ता नहीं, कोई अच्छा घोड़ा, कोई अच्छा कुत्ता, कोई अंगूर, कस्तूरी या पहले दर्जे का फल, बर्फ या ठंडा पानी या कोई अच्छी रोटी या बाजरे में पका हुआ भोजन, गर्म स्नान, मदरसा, मोमबत्ती, मशाल उपलब्ध नहीं है। अब आज जब कोई मुगलों को महान बताता है तो क्रोध कम
हंसी अधिक आती है। जिनका पूर्वज भगोड़ा, जिसका उत्तराधिकारी भगोड़ा, जिसके पोते भी भगोड़े, वो वीर और महान कैसे हुए, पूछता है भारत। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।